हाँ जी, वेलकम टू द एएस एजुकेशन हब। एएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो आज हम जो हमारा ऑलरेडी 12th कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एक टॉपिक चला हुआ था, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी टॉपिक को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे मैं आपको रिवाइज करा दूं कि अब तक मैंने इस टॉपिक के बारे में आपको क्या क्या समझाया हुआ है। तो मैंने आपको इसका बेसिक समझाया हुआ है कि इसके कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसमें पढ़ते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। उसके बाद मैंने आपको सब्सक्रिप्शन फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में समझाया हुआ है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं एनपीओ के अंदर। उसके लिए मैंने एक स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। और उसके बाद मैंने आपको सब्सक्रिप्शन का पॉइंट समझाया हुआ था कि आपको एनपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से डील करना है। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से सब्सक्रिप्शन की इनकम को डील करता है। उसके बाद मैंने आपको जो हमारा लास्ट क्लास में मैंने टॉपिक कराया था आपको, कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमेबल गुड्स। हमको कैलकुलेशन करनी है कंजम्पशन कंज्यूमेबल गुड्स की, जैसे कि स्पोर्ट्स मटेरियल हो, मेडिसिन हो, या एनी में कोई भी हो, जो भी हमारी एनजीओ क्लब वगैरह में जो भी हम जिस एनपीओ का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें जो गुड्स कंज्यूम हो जाती है तो उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। तो उसका मैंने आपको बेसिक जो भी था कॉन्सेप्ट था वो मैंने लास्ट क्लास में समझाया हुआ है। तो इस क्लास को करने से पहले आपको लास्ट वाली क्लास देखना जरूरी है, तभी जाके ये क्लास आपको अच्छे से समझ आएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उस लास्ट वाले जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट समझा उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये टीएस ग्रीवाल की बुक से मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। बुक चाहे कोई भी हो, आप किसी भी राइटर की बुक प्रेफर करते हो, मैं तो एक एग्जांपल के तौर पर ये क्वेश्चन करा रहा हूं। मेरा मेन पर्पस आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। एनपीओ के टॉपिक में जो प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, वो इसी वजह से आती हैं। देखो सीधा क्वेश्चन तो हम कर नहीं सकते, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे किसी भी बुक का हो, किसी भी राइटर का हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। टीएस ग्रीवाल का ये आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। तो आपको मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 ये वाला, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 19 को दिया हुआ है 30,000, दैट मीन ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है। उसके साथ आपको क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 19 को है 20,000। तो एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चंस को या फिर आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए जिनके पास बुक नहीं है ये टीएस ग्रीवाल की। तो देखिए हम इस क्वेश्चन के थ्रू इस वाले टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हमें ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरीके से डील करना है ये कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन की डिमांड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है आप उसके फॉर्मेट बना लीजिए। क्वेश्चन ने पूछा है इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरीके से आप डील करोगे, तो मैंने बनाया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इसमें 31 मार्च 2020 को आपको ये बनाना है। देखिए ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है, मैंने आपको ऑलरेडी इसको समझाया हुआ है। इधर आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। दूसरा मैं इनको बैलेंस शीट में साथ साथ बैलेंस शीट में भी प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। हालांकि क्वेश्चन की हमारी डिमांड नहीं है बैलेंस शीट में, फिर भी मैं आपको क्लियर कराता हूं क्योंकि मेरा काम क्वेश्चन समझाना नहीं है, मेरा काम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमको इसको किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डील करना है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक तो बैलेंस शीट, ये एज एट 31 मार्च 2020 का डेटा है इसमें हमारे पास कुछ, तो वो हमें प्रेजेंट करना है। उसके लिए मैंने 20 वाली बैलेंस शीट बनाई हुई है। ये फॉर्मेट्स आपको अच्छे से आते हैं ऑलरेडी। वैसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। एक आपको बैलेंस शीट
एज एट में शॉर्ट में लिख रहा हूं, एज एट 31 मार्च 19 को बनानी है। इसमें भी हमको ये डेटा को प्रेजेंट करके दिखाना है। ये वही आपका लायबिलिटीज अमाउंट और असेट्स का फॉर्मेट है। अब देखिए, अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हमको स्टॉक दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हम जिस गुड्स का हमको स्टॉक दिया हुआ होगा उसका हम कंजम्पशन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बिगिनिंग में कुछ स्टॉक होगा, फिर ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ परचेज किया होगा, सेल किया होगा, कुछ यूज कंज्यूम किया होगा, उसके बाद हमारे पास फाइनली कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। हमारा काम क्या है कि इस सबको हमको इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से डील करना है, ट्रीट करना है। तो देखिए, हमको दिया हुआ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। मैंने क्या बताया था कंजम्पशन के लिए? कंजम्पशन अगर आप कन्वर्ट करोगे सिंपली, अगर आपको परचेज की वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? कंजम्पशन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू योर कंजम्पशन। बट अगर आपको परचेज डायरेक्टली नहीं गिवन है, परचेज आपके पास कैलकुलेटेड नहीं है, आपको पेमेंट दिया हुआ है, कुछ बिगिनिंग का क्रेडिटर है, कुछ एंड का क्रेडिटर है, ऐसे कुछ एडवांस टू सप्लाई इन द बिगिनिंग, एडवांस टू सप्लाई इन द एंड, इस तरीके से अगर आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उस केस में पहले आपको परचेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन में वही है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, टोटल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में अवेलेबल है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए उठाया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले ये मेरा जो कंजम्पशन है एक्सपेंस है, तो आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड में ट्रीट करोगे, तो आप इसको लिखोगे टू कंजम्पशन ऑफ, किस चीज का स्टॉक है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो टू कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी आपको इसकी कंजम्पशन निकालनी है, स्टेशनरी की कंजम्पशन निकालनी है। थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख देता हूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए, कंजम्पशन स्टेशनरी, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, कोई टर्म्स अगर मेरी नहीं आएगी तो स्पेस की वजह से। तो देखिए, मेरा कंजम्पशन क्या है? सबसे पहले मेरे को परचेज कैलकुलेट करनी है। आप इसको अलग से वर्किंग नोट में भी प्रिपेयर कर सकते हो। फाइनली वर्किंग नोट में प्रिपेयर करके आप वर्किंग नोट नंबर के थ्रू आप इसमें डायरेक्टली वैल्यू लिख दो, या फिर आपको इसमें ही वर्किंग करके दिखा दो, कैसे भी आप कर सकते हो। तो देखिए, मैं इसको इसी में कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको। मेरे को दिया हुआ है इस क्वेश्चन में पेमेंट, देखिए ये दिया हुआ है, अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, 1,08,000 की हमने पेमेंट करी है। तो पहले परचेज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? पेमेंट 1,08,000 की हमने पेमेंट करी है। अब उसके बाद हमारे को इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि क्रेडिटेड फॉर द स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 19। बिगिनिंग में मैं इसको थोड़ा सा इधर प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये मेरा करंट ईयर है जिसके लिए मैं सबको फाइनेंस स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहा हूं। ये मेरा 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20 है। इस क्वेश्चन में जो कंफर्मेशन है, सेकंड वाली जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ क्रेडिटेड फॉर द स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 19। दैट मीन यहां पर आपको कोई क्रेडिटर दिया हुआ है। क्रेडिटर का मतलब क्या है कि आपने गुड्स को, जो ये स्टेशनरी है, इसको आपने क्रेडिट में परचेज किया, तो परचेज आपने यहां पर किया होगा और आपने इसकी पेमेंट यहां पर नहीं करी। बट आपने अगर उसकी पेमेंट यहां पर नहीं करी तो उसकी पेमेंट आपने यहां पर करी होगी। जाहिर सी बात, आप पहले जब नेक्स्ट ईयर परचेज करने के लिए जाओगे तो पहले वाला मतलब पुराने वाला जो हिसाब है वो आप चुकता करोगे, उसको पे करोगे आप। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर था? हमारा 20,000 कि 20,000 का परचेज हमने यहाँ किया, उसका क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिटर बचा हुआ है। तो अब हमने जब 1,08,000 रुपए की जो पेमेंट करी है 1,08,000 रुपीज की, तो इसमें ये वाली 20,000 की पेमेंट इन्वॉल्व है। बट ये वाला परचेज कहाँ का था आपका? इस वाले ईयर का था। तो मैं इसको इसमें से क्या कर दूंगा? लेस माइनस ओपनिंग क्रेडिटर 20,000। मैंने 20,000 को ओपन क्रेडिटर को लेस कर दिया। क्यों लेस किया? देखो, अगर आप इसको, वैसे तो कंफर्म है कि ओपन क्रेडिटर हमारा लेस होता है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से रटोगे तो प्रॉब्लम आएगी। आपको क्या करना है? समझना है कि हम ओपनिंग क्रेडिटर को लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी परचेज हमारी लास्ट ईयर से रिलेटेड है। हमको तो कैलकुलेट करना है कि हमने इस ईयर में कितना परचेज किया है।
तो मैंने 20,000 को लेस किया। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसमें दिया हुआ है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। मतलब कि मेरे को यहाँ पर एडवांस दिया हुआ है, इस वाले ईयर में एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, सप्लायर को हम एडवांस पे करते हैं कि हमने पेमेंट आज किया, हम उससे मटेरियल नेक्स्ट ईयर परचेज करेंगे। तो मैंने पेमेंट यहां पर किया हुआ है एडवांस में, तो परचेज उसका मैंने यहां किया होगा, तो वो अमाउंट तो इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये वाली जो पेमेंट है 1,08,000, इसमें ये वाली पेमेंट मेरी इंक्लूड नहीं है। लेकिन मैंने इस वाली पेमेंट का मटेरियल यहां पर परचेज किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, ऐड, क्योंकि वो वाली पेमेंट इसमें मेरी ऐड नहीं है। तो मैं करूंगा ऐड एडवांस टू सप्लायर इन बिगिनिंग, या फिर एज ऑन 31 मार्च 19 स्टार्टिंग फर्स्ट अप्रैल 19, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो कितना ऐड किया मैंने, कितना था मेरा एडवांस 2,000 का, क्लियर है। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग क्लोजिंग में बाद में कैलकुलेट, मतलब बाद में इनको ट्रीट करूंगा। अच्छा, क्रेडिट फॉर द स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 20। एक इन्फॉर्मेशन मेरे को दी हुई है इसी में कि मेरे को यहां पर क्रेडिटर दिया हुआ है, यहां पर क्रेडिट दिया हुआ 13,000 का। क्रेडिटर मतलब मैंने मटेरियल तो परचेज किया हुआ है बट पेमेंट नहीं की। तो जो ये मेरे को 1,08,000 की पेमेंट गिवन है, इस पेमेंट में ये वाली पेमेंट मेरी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा यहां पर क्रेडिटर है। तो मैंने मटेरियल तो परचेज किया बट इसमें इंक्लूड नहीं है, इस पेमेंट में इंक्लूड नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वाली पेमेंट को, मैं इस आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर को जो लास्ट का है क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है मेरा क्लोजिंग क्रेडिटर, 13,000 का मेरा क्लोजिंग क्रेडिटर है, क्लियर है। क्यों ऐड किया, क्योंकि मटेरियल यहां परचेज किया बट पेमेंट नहीं करी। मेरे को ये नहीं देखना पेमेंट कितना किया मैंने, मेरे को देखना कि मैंने परचेज कितना किया, मैंने स्टेशनरी का जो मटेरियल वो कितना परचेज किया हुआ है। उसके बाद एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 20, मतलब कि मैंने यहाँ पर कुछ एडवांस भी पे किया हुआ है, मैंने कुछ एडवांस भी पे किया हुआ है। एडवांस का पे मतलब यहाँ पर पेमेंट तो है, पेमेंट तो मैंने इसमें किया हुआ है, बट वो उसका मटेरियल कहाँ परचेज करूंगा, यहाँ पर इस वाले ईयर में मैं उसका मटेरियल परचेज करूंगा। तो एडवांस पे किया इस वाले ईयर में, करंट ईयर में, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, लेस, बिकॉज मैंने इसका मटेरियल परचेज यहाँ पर नहीं किया, जो मैंने ये अमाउंट पे किया है, तो मैंने इसकी वैल्यू का परचेज यहाँ पर नहीं किया, नेक्स्ट ईयर करूंगा। तो माइनस एडवांस टू सप्लायर इन द एंड मतलब करंट ईयर में जो मैंने एडवांस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैंने एडवांस, 3,000 का। ये अब जो भी आपकी कैलकुलेट होकर आएगा, ये आपका आएगा परचेज, परचेज की वैल्यू ये आपकी आएगी। तो देखिए परचेज की वैल्यू कितनी आई, ये आपका आया 1 to 10 90 10, ये 1 लाख का आया, 1 लाख का आया। क्या आप कैलकुलेशन करके देखिए कितना आएगा। ये मेरा हो गया 1,10,000, 20 को लेस किया 90,000, 90 में 13 को ऐड किया 1,03,000, ये मेरा आया परचेज 1 लाख रुपीज का, परचेज आया 1 लाख रुपीज का। इसके बाद देखिए, देखो मैंने क्या क्या किया है। ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास 30,000 का, तो मैं ओपनिंग स्टॉक को ऐड करता हूं 30,000, और मेरे को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 5,000 का। तो दैट मीन मैंने स्टेशनरी कंज्यूम कितनी करी, देखो मेरे को मटेरियल कंज्यूम कितना किया मैंने, इसका कैलकुलेशन करना है। तो मैंने परचेज किया 1 लाख रुपीज का, परचेज आपको पता है किस तरीके से कैलकुलेट किया आपने, और ओपनिंग स्टॉक को मैंने क्या किया, इसमें ऐड किया, क्योंकि स्टॉक है मेरे पास पहले से ही, और इतना स्टॉक बचा, इतना परचेज किया इतना पहले था, तो 130 का मटेरियल होना चाहिए, बट मेरे पास कितना बचा 5,000 का। दैट मीन मैंने 125,000 का क्या कर लिया, कंज्यूम। तो 1,25,000 का मेरा क्या हो गया, कंजम्पशन। तो ये कंजम्पशन आपको समझ आई। आप इस सब को वर्किंग नोट में भी प्रिपेयर करके सीधा 125 का आप यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हो, या फिर आपको यहीं पर इसको वर्किंग कर सकते हो। अच्छा जी, अब देखिए आप इस सब को बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। तो देखिए जो मेरा ओपनिंग क्रेडिटर है, दैट मीन ये इस वाली बैलेंस शीट का क्रेडिटर है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना क्रेडिटर मेरे पास ओपनिंग 20,000 का। मेरे को ये एडवांस टू सप्लाई इन द बिगिनिंग,
अच्छा, एडवांस ऑफ सप्लाई क्या होगा आपके लिए, आपने एडवांस पे कर रखा सप्लायर को, तो आप उसका फ्यूचर में बेनिफिट लेने वाले हो, तो आपके लिए क्या होगा, असेट्स, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट योर असेट्स, तो आप इसको करोगे एडवांस पेड टू सप्लायर, 2000 का आपने एडवांस में पे किया हुआ है सप्लायर को। कि क्लोजिंग क्रेडिटर, तो ये इस वाली बैलेंस शीट का क्रेडिटर है, आपको इसमें क्लोजिंग ओपनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग तो मैंने इसके लिए लिखा है यहाँ पर कि ये इस वाली बैलेंस शीट का है, ये इस वाली बैलेंस शीट का है, ठीक है। या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्रेडिटर एज ऑन 1 अप्रैल 19, ठीक है। तो आप देख लेना, क्रेडिटर मेरे पास क्लोजिंग में दिया हुआ है 13,000 का, और मेरे को इसमें एडवांस दे रखा है सप्लायर टू सप्लायर, कितना दे रखा है, 3,000 का अमाउंट सप्लायर को एडवांस दे रखा है, ये वाला क्लियर है। इसके बाद मेरे को स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग का, दैट मीन इस वाली बैलेंस का स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग का स्टॉक है 30,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000 का मेरे पास क्या है, स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपका हो गया है, आपको अब समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हो, पॉज करके दोबारा से रिवर्स जाके देख सकते हो। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, नोट डाउन कर लेना, जिनके पास बुक नहीं है, बुक है तो वेरी वेल है, बुक नहीं है तो आप इसको पहले एक बार देखो, इन एक दो क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो मैंने लास्ट वाली क्लास से आपको समझाया हुआ है, आपको ये समझना है कि किसी भी आइटम को क्यों ऐड करना है, क्यों लेस करना है। ये नहीं है क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, वो तो फॉर्मेट सब कुछ लिखा हुआ है बुक में, अगर उससे आप ये सब टॉपिक कर सकते हैं तो आपको इस लेक्चर की जरूरत नहीं होती, किसी टीचर की जरूरत नहीं होती। तो मैं फिर से कह रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। तो बाकी हम कोई एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देखिए ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 21, मेरे को ये थोड़ा मैंने रीड करके देखा तो अच्छा लगा, आपको समझना चाहिए, इसमें थोड़ा कुछ एक ऐसा ही ट्रिकी पॉइंट दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 21, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। वैसे क्वेश्चन अच्छा है, समझना चाहिए आपको। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी शोन अगेंस्ट स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। सिंपली यही है कि आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है कि आपको ये कंजम्पशन कितना दिखाना है स्टेशनरी का। उसके बाद देखिए क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी आपको बिगिनिंग का दिया हुआ है, एंड का दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बिगिनिंग में और एंड में दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 में आपको पेमेंट भी दिया हुआ है क्रेडिटर्स को 56,800। स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। अब देखिए बेटा, ये जो वाला क्वेश्चन आपने किया था, इसमें ये वाली परचेज आपकी कौन सी है, टोटल ही क्रेडिट परचेज है, इसमें कैश परचेज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ पेमेंट किया, क्रेडिटर्स बचा, एडवांस दिया, वो ये मेरा क्रेडिट परचेज है आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन में स्पेशली दिया हुआ है कि क्रेडिट परचेज भी है आपकी और कैश परचेज भी है, तो इसको आप किस तरीके से हैंडल करोगे। देखिए ये भी देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि स्टॉक क्रेडिटर दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर है, तो हम पहले परचेज कैलकुलेट करेंगे। तो कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए स्टेशनरी का पहले आप पेमेंट जो आपने किया हुआ है, पेमेंट आपने किया हुआ है 56,800। मेरे को ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर मेरे को क्या करना होगा, लेस, बिकॉज वो क्रेडिटर यहाँ का है, ओपनिंग क्रेडिटर मतलब बिगिनिंग में, तो क्रेडिटर यहाँ का है, मैंने मटेरियल यहाँ परचेज किया है, तो मेरे को परचेज कैलकुलेट करनी है, तो इस वाली पेमेंट में से उसको मैं हटा दूंगा, तो माइनस ओपनिंग क्रेडिटर कितना दिया हुआ, ओपनिंग क्रेडिटर 4600। उसके बाद मेरे को दिया हुआ है क्लोजिंग क्रेडिटर, एड क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है मेरे को 11,800। तो क्लोजिंग क्रेडिटर को मैं ऐड करूंगा, बिकॉज मैंने परचेज कर लिया बट पेमेंट नहीं किया, तो इस वाली पेमेंट में वो अमाउंट इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैंने परचेज किया तो मैंने ऐड किया। तो इसको करने के बाद मेरे पास यहाँ पर क्रेडिट परचेज आया, क्रेडिट परचेज कितना आया, इसको मैंने एडलेस करूंगा, तो कैलकुलेशन आप करके देख लेना क्या लिखा हुआ है, मैं वैसे सिंपली कर लेता हूं
11,800 और 56,800 का वैल्यू दिया हुआ है 56,800 माइनस करना 4,600, इसका आएगा मेरा वैल्यू 64,000 का। 64,000 का मेरा क्या आया क्रेडिट परचेज। अब पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है। अगर मेरे को कैश वाला परचेज का पॉइंट नहीं होता तो मैं सीधा ऐड कर देता, ओपनिंग स्टॉक लेस कर देता, क्लोजिंग स्टॉक, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसमें से ये तो ठीक है क्रेडिट परचेज था ही, स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20%। मैंने क्रेडिट में सॉरी कैश में कितनी परचेज करी है 20%। तो ये वाली मेरे को क्या अवेलेबल, देखो कैलकुलेशन में थोड़ा वर्किंग यहां करके दिखा रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ कैश परचेज, कैलकुलेशन ऑफ कैश परचेज। कैश परचेज आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? देखो आपको पता है ये वाली क्रेडिट परचेज है, बहुत सी बुक्स में अलग अलग मेथड होंगे, सभी टीचर्स के अलग अलग मेथड होंगे। देखो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन इक्वेशन से करने की बजाय आप इसको, आप अकाउंट्स कर रहे हो, आप मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हो, जो इक्वेशन से इसको सॉल्व करोगे सीधा आपको किस तरीके से करना। देखो मैं बताता हूँ आपको किस वे में करना। आपको क्रेडिट परचेज जो कि आपका कितना है 64,000, आपको ये पता है ये कितनी परसेंट वैल्यू है, और एक आपको कैश परचेज, कैश परचेज जो कि आपको 20% ऑफ द टोटल परचेज दिया हुआ है, टोटल परचेज का 20% दिया हुआ है, मतलब इतना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा आप मेरे को बताओ ये वाला कैश है, ये वाला क्रेडिट है, तो टोटल परचेज आपकी कितनी होती है 100, 20% है तो टोटल परसेंट आपकी 100 होगी ना। तो 100 में से 20% तो आपकी कैश है, तो ये वाली कितनी बची 80%। तो कहने का मतलब ये वाली 80% आपकी क्रेडिट परचेज 64,000 है। तो मैं अगर कहूं क्रेडिट परचेज इतना है तो टोटल परचेज कितना आएगा, टोटल परचेज ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट परचेज 64,000 इंटू ये 80% है, तो जब इसको आप साइड चेंज करोगे तो 80/100 तो 100 ऊपर जाएगा और 80 नीचे आएगा। कहने का मतलब अगर आप क्रेडिट परचेज को 80% से डिवाइड कर दोगे, 80% से डिवाइड कर दोगे तो आपकी 100% वैल्यू आएगी, टोटल जो भी वैल्यू है आपकी। तो कितना आया है आपका 80,000 आपकी क्या है टोटल परचेज। ये है बेटा टोटल परचेज, ध्यान देना कौन सी परचेज है टोटल परचेज। बट आपको कौन सी परचेज है कैश वाली। तो अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे क्रेडिट परचेज जो कि आपका 64,000 था, तो आपके पास क्या आया 16,000 आपका क्या आया कैश परचेज। बेटा इसको दोबारा से समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था ये डेटा, इसके बेस पर मैंने क्रेडिट परचेज को फाइंड किया और मेरे को पता कैश परचेज 20% है, तो क्रेडिट परचेज कितनी होगी 80%, फिर टोटल तो 100 परचेज होगी ना आपकी, उसमें से 20% कैश है तो 80% क्रेडिट। ये वाली 80% के इक्वल है, तो 100% कितनी होगी मेरी 100 कितनी वैल्यू होगी, इसको 80% से डिवाइड कर दूंगा तो 100 आ जाएगी मेरे पास 100 वैल्यू। 100 की वैल्यू है मेरी 80,000 और 80,000 को आप या तो 20% निकाल दो तो भी 16,000 आएगा, या आप इसमें से इस क्रेडिट वाली को लेस कर दो। आप इस तरीके से कर सकते थे। मैं टोटल परचेज का 20% क्या है कैश परचेज, टोटल परचेज जो कि 80,000 है उसका 20% आपका कैश है, तो ये भी आपका 16,000 आएगा। वो एज यू विश, जैसा आप चाहो उस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेना। लेकिन मेरे हिसाब से अब इसको देखो इक्वेशन की बजाय, इक्वेशन तो वही आपका जो आपने स्टार्टिंग में 9th 10th 8th तक स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। इक्वेशन तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, इक्वेशन आपकी इस तरीके की बनेगी कि मान लो आपकी टोटल परचेज एक्स है और ये वाली कैश इतनी है, तो 80% जो भी आपका होगा एक्स है, आप ये वाली माइनस करके इक्वेशन के मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर दोगे। तो वो मेरा, अगर आपको वो समझना तो मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं उस तरीके से सॉल्व करके समझा दूंगा। लेकिन आप अकाउंट्स पढ़ रहे आपको इसी वे में इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेटा ऐड करूंगा मैं इसमें कैश परचेज 16,000, तो मेरा टोटल परचेज जो कि मैंने वहां पर भी कैलकुलेट किया है, टोटल परचेज 80,000 का मेरा क्या है टोटल परचेज। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मेरा दिया हुआ है इसमें 15,000 का, और लेस कर दूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक जो कि मेरे को दिया हुआ है 30,400। तो इसको आप एड लेस कर लीजिए, कितना आया इसका मेरा, ये आया 15,400 को मैं इससे माइनस करूंगा तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी कंजम्पशन की
64,600 64,600। तो ये आपके बेटा स्टेशनरी कंज्यूम जिसको आपने बैलेंस शीट उसमें सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है। बाकी अब देखिए ओपनिंग क्रेडिटर 4600, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 11,800, स्टॉक ओपनिंग का है 15,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 30,400 का। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसमें मेरा एडवांस तो सप्लाई नहीं दिया हुआ, तो जितना मेरे पास डेटा अवेलेबल है वो मेरे को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा बेटा। कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को आप दोबारा से भी देख सकते हो, और या फिर आप इसको पॉज करके एक बार थोड़ा पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड जरूर कर लेना, तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा, और इतना नॉर्मली भी नहीं लेना। और बेटा एक बात ये भी है कि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आता है ये वाला, और अभी तक जितना भी मैंने आपको समझाया हुआ है, तो इससे आगे एनपीओ के अंदर कुछ खास बचा नहीं है। अब तो सिर्फ आपको क्वेश्चन करना है, अब सेकंड मतलब ऐसे नॉर्मली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो ठीक है, आगे अब देखते हैं और कॉन्सेप्ट हम आगे का। देखिए बेटा, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। अभी तक जो भी आपने किया, सब्सक्रिप्शन का इंडिविजुअल क्वेश्चन किया आपने, फंड बेस्ड अकाउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन किए हुए हैं, और कंजम्पशन का भी क्वेश्चन आपने कर लिया। तो अब हम एक पूरा बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पूरा पढ़ रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो इसके लिए देखो एक इलस्ट्रेशन है आपके पास, ये टीएस ग्रेवाल की बुक से ही, इलस्ट्रेशन नंबर 28। आप इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लीजिए, इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये वाली इलस्ट्रेशन है 28। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, prepare income and expenditure account for the year ended 31 March 20 and the balance sheet as at that date। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का टोटल है 5,34,900। तो एक बार क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट लेके या नोट डाउन कर लीजिए जिनके पास बुक नहीं है, और क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा क्या करना है आपको, इनका तरीका क्या होना चाहिए, टेक्निक क्या होनी चाहिए। इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमसे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, दोनों डेट्स की। अब देखिए वैसे एक डिमांड है एक ही डेट की। अब क्वेश्चन को आप बार बार रीड करने की बजाय, मैं नहीं कहूंगा कि आप क्वेश्चन को पहले रीड करो, हमें पता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन 100% होगा ही होगा हमसे। तो आपको क्या करना, सीधा क्वेश्चन की डिमांड पर जाना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आप क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन ने मांगा है आपसे, ये इलस्ट्रेशन नंबर 28 है, टीएस ग्रेवाल की बुक से जो भी है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन ने मांगा है आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसमें बेटा ये ईयर एंड डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका फॉर्मेट पहले प्रिपेयर कर लेते हैं हम, उसके बाद क्वेश्चन रीड करेंगे। और क्वेश्चन को रीड या सीधा स्टार्ट कर देंगे। ये आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, एक आपको इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। जो डिमांड है क्वेश्चन की वो तो सिर्फ ये वाली है, एज एट 31 मार्च 2020। डिमांड का तो ये है क्वेश्चन का जो डिमांड है, बल्कि आपको बैलेंस शीट 19 की भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। एज एट 31 मार्च 19 को। ये हमें क्यों बनाना है इसका मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, अपने आप ही पता चल जाएगा आपको। अच्छा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही है आपका, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। देखिए फॉर्मेट आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करना है एडजस्टमेंट से। पहले से नहीं छोड़ो, क्वेश्चन पढ़ो ही नहीं, स्टार्टिंग से
डिमांड देखो, सीधा क्वेश्चन की डिमांड में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट प्रिपेयर कर दो, उसके बाद आप एडजस्टमेंट से पढ़ना स्टार्ट करिए। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स ऑफ 3 lakhs एंड फर्नीचर ऑफ 58,000। हमारे पास जो क्लब है उसके पास बिगिनिंग में मतलब स्टार्टिंग में, बिगिनिंग मतलब इस वाले ईयर में हमारे पास क्या है, बुक्स की वैल्यू है 3 lakhs और फर्नीचर की वैल्यू है 58,000। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए बुक्स 3 lakhs। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले बुक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो देख लीजिए। आपको क्या करना है कि बुक्स को लेकर आपको ये देखना क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। जब आपने रिसीव पेमेंट अकाउंट में देखा तो पेमेंट रिसीव साइड में बुक्स को लेकर क्वेश्चन ही है, और पेमेंट साइड में आपके पास एक बाई बुक 31,200। पेमेंट में आपको ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, बुक 31,200। अब देखिए पेमेंट में अगर बुक की वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि आपने बुक्स को परचेज किया हुआ है। पेमेंट तभी तो करोगे जब आप बुक्स खरीदोगे। तो पेमेंट में आप लिखो, अब देखो बुक्स खरीदा, बुक्स आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल नेचर के आइटम्स कहाँ लिखते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बेसिक में समझाया हुआ है कि रिवेन्यू नेचर के आइटम्स आप यहाँ पर ट्रीट करोगे और कैपिटल नेचर के आइटम्स आप बैलेंस शीट में ट्रीट करोगे। तो बुक्स खरीदी कैपिटल नेचर का है, क्योंकि आप इनका यूज मोर देन 1 ईयर मतलब 1 ईयर से ज्यादा एंड्यूरिंग होता है, इसका 1 साल से ज्यादा में यूज करते हो। तो देखिए बुक्स 3 lakhs तो ओपनिंग वैल्यू है आपके पास, एड आपने परचेज कितना किया आपने, पेमेंट साइड में आपने लिखा हुआ दिया हुआ इसमें 31,200, आपने 31,200 का परचेज किया हुआ है। आप अब देखिए इसमें एक पॉइंट और भी दिया हुआ है एडजस्टमेंट का लास्ट में, राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स। बुक्स से आपको कितना राइट ऑफ करना है, 30,000 का राइट ऑफ करना है आपको। राइट ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन, तो बुक्स पर डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन 30,000। तो फाइनली आपके पास बुक की वैल्यू क्या बची, देखो आपके पास, चलो मैं आपको इस तरीके से करिए आप इसको, आपके पास टोटल बुक की वैल्यू कितनी है 3,31,200, बट आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 30,000 का। तो आपके पास वैल्यू कितनी बची 3,01,200। ये आपकी बुक की वैल्यू है, समझ आया होगा। और डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या है, एक्सपेंस खर्चा, तो आपने डेप्रिसिएशन को यहाँ लिखना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 30,000। कहने का मतलब क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस जैसे एडिशन पढ़ा उसी हिसाब से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए, और इससे आपका टाइम भी नहीं ज्यादा कंज्यूम होगा, लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरा, क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप ट्रीट करनी है आपको, वो सारी आप एक ही बार में ट्रीट करोगे, तभी आप नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करोगे। अच्छा, इसी पॉइंट में आपको एक वैल्यू और भी दी हुई थी फर्नीचर, तो अब आप फर्नीचर का लिखोगे। फर्नीचर दिया हुआ है आपको 58,000 का, ये ओपनिंग वैल्यू है, ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको लिख दिया। फर्नीचर आप यहां पर लिखोगे, पहले तो ओपनिंग वैल्यू है आपके पास। अब देखिए कोई सेल परचेज है क्या फर्नीचर का, जी फर्नीचर का कोई सेल परचेज आपका जी नहीं है, कोई भी आपका सेल परचेज फर्नीचर का नहीं है। तो फर्नीचर पर आपको डेप्रिसिएशन तो दिया हुआ है, लास्ट एडजस्टमेंट पॉइंट में दिया हुआ है कि आपको राइट ऑफ करना है 5,000 फ्रॉम फर्नीचर, तो माइनस डेप्रिसिएशन 5,000, तो आपके पास ये वैल्यू बची 53,000 की आपकी फर्नीचर की वैल्यू बची। और डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000। बेटा फॉन्ट मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा अच्छे से, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा भी नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि स्पेस की भी कमी है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना, कंसंट्रेट करना, मेरी जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स पे फोकस करना। अगर कोई पॉइंट आपको थोड़ा नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मेरे वर्ड्स पे को अच्छे से सुनना, आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए करना क्या है, एडजस्टमेंट का पॉइंट पढ़ा, उसके जो भी पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, जहां भी वो फाइनल स्टेटमेंट में आने हैं आपके, उनको वहां पर लिख दीजिए। बुक्स का था तो बुक्स ओपनिंग वैल्यू, तो ओपनिंग वैल्यू खाली लिख दी मैंने कि मेरे को दिया हुआ है कि बिगनिंग में इतनी वैल्यू है, तो मैंने लिख दी। उसके बाद मेरे को दिया हुआ है कि मैंने परचेज भी किया हुआ बुक्स को, तो मैंने परचेज को ऐड करके दिखा दिया। फिर मेरे को दिया हुआ कि मेरे को डेप्रिसिएशन भी लगाना है, तो मैंने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया। फाइनली इतनी वैल्यू बची मेरे पास ईयर एंड में, और ये वाला डेप्रिसिएशन मेरा क्या है, खर्चा, तो मैंने इसको एक्सपेंस
लिख दिया उसका, ऐसे फर्नीचर का ट्रीट किया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मेरा पास एडजस्टमेंट का सेकंड, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल 19, मतलब कि बिगिनिंग का सब्सक्रिप्शन होगा एरियर। एरियर देखो, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है मेरे पास 6000 और एंड का आउटस्टैंडिंग 7000। तो कहने का मतलब सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है जो अब आपको डील करना है इससे आगे। तो सब्सक्रिप्शन आपकी क्या है, इनकम, नॉर्मल है, आप रेवेन्यू इनकम लिखते हो बाई सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, अब देखिए सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव साइड में क्या दिया हुआ है, आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है रिसीव साइड में 2,20,000, रिसीव साइड में 2,20,000, देखिए 2,20,000 का दिया हुआ सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट, ये वाला टू सब्सक्रिप्शन 2,20,000। तो आप लिखोगे 2,20,000 का सब्सक्रिप्शन की वैल्यू। उसके बाद आप इसकी एडजस्टमेंट करिए, बिगिनिंग का एरियर, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है, इनकम हमको वहां पर नहीं मिली तो इसमें वो मिली होगी, उसको मैं क्या कर दूंगा लेस, क्योंकि वो लास्ट ईयर की इनकम है, माइनस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग या फिर इन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था मेरा 6,000 और एड आउटस्टैंडिंग इन द लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द लास्ट ईयर 7,000। तो फाइनली मेरे पास कितना है 2,21,000 की मेरी क्या है करंट ईयर की इनकम है मेरी, सब्सक्रिप्शन की 2,21,000 की इनकम। अब देखिए ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, असेट्स है तो आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कितना 6,000 का, और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है मेरा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में है 7,000 का। ठीक है, समझ आ गया होगा। जो एडजस्टमेंट पॉइंट आप पढ़ रहे हो उसको फाइनल करके ही नेक्स्ट पॉइंट पर आप मूव करो। इसके बाद थर्ड जो एडजस्टमेंट का पॉइंट है वो दिया हुआ है आपका ₹18,000 वाज ड्यू बाय वे ऑफ रेंट। अच्छा, रेंट का पॉइंट है इन द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर, कि बिगिनिंग में भी रेंट आउटस्टैंडिंग है मेरा और एंड में भी रेंट आउटस्टैंडिंग है। वैसे रेंट आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या होगा लायबिलिटी, क्योंकि रेंट हमने पे नहीं किया, क्योंकि रेंट मेरे को पेमेंट साइड में दिया हुआ है, रेंट एंड टैक्सेस फर्स्ट वाला पॉइंट है। तो ये मेरा खर्चा है टू रेंट एंड टैक्सेस, टैक्सेस क्या है 86,100 रुपीज। बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या करूंगा मैंने कहा कि कोई मेरे पास बिगिनिंग में स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग है, मैंने लास्ट ईयर रेंट का खर्चा किया उसको पे नहीं किया, मैंने पूछा इस वाले ईयर का, तो लास्ट वाला आप क्या कर देंगे लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 18,000। क्वेश्चन ये भी कहा कि बिगिनिंग में भी आउटस्टैंडिंग है और एंड में अभी भी आउटस्टैंडिंग है 18,000 का, तो एंड वाला क्या करेंगे हम एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो फाइनली इसका आंसर आया 86,100 रुपीज। अब आप कहोगे सर हमको इसको ट्रीट करने की क्या जरूरत है, बेटा फर्क पड़ेगा, अगर आप इसको यहाँ पर ट्रीट नहीं करोगे तो आप इसको यहाँ पर भी भूल जाओगे ट्रीट करना, इसलिए आपको फर्क पड़ेगा, इसलिए आपको ट्रीट करना ही है। तो आप देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है, खर्चा पे नहीं किया 18,000, बिगिनिंग में भी था और एंड में भी था आपका आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपने दोनों ही बैलेंस शीट में लिख दिया। अब देखिए एडजस्टमेंट मेरा कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग से रीड करिए, आप क्वेश्चन एक ही बार पढ़ोगे और पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए टू बैलेंस बीडी कैश इन हैंड, आपको टू बैलेंस बीडी रिसीव पेमेंट अकाउंट का बिगिनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का, तो यहां पर कैश इन बैंक कैश इन हैंड कितना दिया हुआ बिगिनिंग का बैलेंस है 1,41,300, क्लियर है 1,41,300। इसके बाद इंट्रेंस फीस जो कि मैंने ट्रीट नहीं किया, अभी तक मैंने इंट्रेंस फीस को ट्रीट नहीं किया, तो इंट्रेंस फीस क्या मेरी रेवेन्यू नेचर की आइटम है, इनकम है, आप लिखोगे बाई इंट्रेंस फीस। कितना है इंट्रेंस फीस है आपका इसमें 55,200। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन जो कि मैंने ट्रीट कर लिया, तो सब्सक्रिप्शन को मूव करो आगे। जनरल डोनेशन, डोनेशन दो तरीके के पढ़ाई थे मैंने आपको, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन को आप बैलेंस शीट में ट्रीट करते हो कैपिटल रिसीप्ट मान के, और जनरल डोनेशन को आप नॉर्मल इनकम मानते हो रेवेन्यू इनकम। तो बाई जनरल डोनेशन जो कि कितना दिया हुआ है जनरल डोनेशन आपको 5,600 रुपीज का आपको ये दिया हुआ है, 5,600 रुपीज का आपको दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ आपको लेगेसी डोनेशन।
अच्छा, लेगेसी डोनेशन, लेगेसी क्या होता है, जो आपको विल डीड के अकॉर्डिंग आपको कोई भी अमाउंट मिलता है, डोनेशन मिलता है। इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि लेगेसी 2 टाइप्स की होती है आपकी, स्पेसिफिक और जनरल। वही डोनेशन है, स्पेसिफिक और जनरल। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है स्पेसिफिक नेचर का, तो आप उसको कहां पे ट्रीट करोगे, बैलेंस शीट में, और नहीं बोला तो आप इसको जनरल डोनेशन मानोगे, आप लिखोगे बाई लेगेसी। कितना दिया हुआ इसमें अमाउंट आपको लेगेसी का, 50,000 डोनेशन है, 50,000। वैसे ही आप इसको लेकर आप एक नोट लिख सकते हो, वर्किंग नोट नंबर, आप कुछ भी लिख देना। आप यहाँ पर एक नोट डाल देंगे, हम नीचे के स्पेस में नोट डाल देंगे, कोई भी हमारे पास जैसे जो भी होगा, वर्किंग नोट नंबर 1 में कि वी हैव एज्यूम्ड लेगेसी एज जनरल डोनेशन, वी हैव ट्रीट as general donation, so it is treated in इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जो भी है कि हमने इसको रेवेन्यू इनकम माना, नॉर्मल जनरल नेचर का डोनेशन माना, और हमको इसको किसमें ट्रीट करना पड़ा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में। इसके बाद ये होगा आपको इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी आपकी इनकम है जब रिसीव साइड में है तो। इंटरेस्ट की इनकम है बेटा आपकी 40,100। उसके बाद आपको सरप्लस फ्रॉम कल्चर प्रोग्राम, ये भी इनकम है, बाई सरप्लस फ्रॉम कल्चर प्रोग्राम। कल्चर प्रोग्राम से आपको सरप्लस मिला हुआ है 8200 का। अच्छा, सरप्लस प्रोग्राम का कोई खर्चा, इसका कल्चर प्रोग्राम का कोई एक्सपेंस होता है तो आप उसको वहां लिखते हैं, एक्सपेंडिचर साइड लिखते हैं। कहने का मतलब जो रिसिप्ट में है वो तो आपकी इनकम है, और जो पेमेंट है वो आपके एक्सपेंस है। आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि कौन सा आपका रेवेन्यू है और कौन सा आपका कैपिटल नेचर का है। जो रेवेन्यू नेचर का आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो कैपिटल नेचर का आप उसको बैलेंस शीट में ट्रीट करोगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट साइड में आइए। अब रेंट एंड टैक्सेस मैंने ट्रीट कर लिया, सैलरी नहीं किया अभी, तो टू सैलरी है मेरा 1,09,000 का। इसके बाद मेरे को दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 6200 का, तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मेरे को दिया हुआ है 6200। उसके बाद दिया हुआ है जनरल एक्सपेंस, तो 2 जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस है मेरे पास 12,500। उसके बाद मेरे को दिया हुआ बुक्स को मैंने ट्रीट कर लिया। फिर ऑफिस एक्सपेंस 45,000, टू ऑफिस एक्सपेंस 45,000। इसके बाद दिया हुआ है मेरे को इन्वेस्टमेंट। हाँ बेटा, इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या है, असेट्स, क्योंकि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 1,40,000 का। क्लियर है? लेकिन बेटा आप कहोगे कि इस वाली बैलेंस शीट में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वाला जो रिसीट पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, इसका मतलब 1 अप्रैल के बाद, और ये वाली बैलेंस शीट कब है, 31 मार्च 19, 1 अप्रैल 2019 से पहले, 31 मार्च 19 को। ठीक है, तो 1 अप्रैल 19 से पहले, तो ये वाली बैलेंस शीट का आइटम नहीं है ये वाली जो मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है आफ्टर 1 अप्रैल के बाद करी है, 1 अप्रैल 19 के बाद, तो इसलिए ये इसी बैलेंस शीट का डेटा है। हाँ, ये अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता कि इन्वेस्टमेंट एज ऑन दिस डेट, तब आप इसको यहां पर भी ट्रीट करते और यहां पर भी ट्रीट करते। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के बाद, बैलेंस सीधी कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। कैश एट बैंक है 61,900 और कैश इन हैंड है आपका 43,000 का। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम क्लोज कैसे करेंगे, टैली कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको इस वाली बैलेंस शीट को क्लोज करना चाहिए। तो इस वाली बैलेंस शीट का आप जब टोटल करेंगे तो इसका आया 1,4, इसका आपका टोटल कितना है। अच्छा, बिगिनिंग का कैश आपका 1,300 लिखा हुआ है, 6,000 का आपका इसमें लिखा हुआ है, मैं इसी आंसर टैली कर देता हूं, 3 लाख का 58 का। बेटा इसका टोटल आया 5,03,00, 5,03,00
5300। तो आपको पता है बैलेंस शीट का तो हमेशा टैली करता है, असेट्स इतना है तो इतना ही लायबिलिटी होगा, लेकिन लायबिलिटी में हमारा कम बैलेंस है, तो ये बचा हमारा कैपिटल फंड। और मैंने आपको एक बात और भी बोली थी कि एनपीओ के अंदर हम कैपिटल यूज नहीं करते, कैपिटल नहीं होता, कैपिटल फंड होता है। तो ये वाला बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड कितना बचा आपका, इससे इसको अगर आप माइनस करोगे 18,000 को तो आपका है 4,87,300। ये आपका कैपिटल फंड का बैलेंस बचा। एक्चुअली बेटा ये जो बैलेंस शीट बनाई है ना आपने वर्किंग नोट में, ये सिर्फ इसी को फाइंड करने के लिए बनाई है, क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, लेकिन इसके बिना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। इस वाली वैल्यू के बगैर ये वाली बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं करेगी। तो ये वाला जो बैलेंस शीट आपने बनाया सिर्फ इस वैल्यू के लिए ही बनाया हुआ है। तो अब देखिए इसके बाद आप इस अकाउंट को क्लोज करिए। आपने जब देखा इसका, देखिए दोनों साइड का टोटल करिए, इनकम का भी और एक्सपेंस का भी। तो आपका इसका इनकम साइड का टोटल ज्यादा है, जो कि कितना है 3,94,600। तो ये भी 3,94,600। बैलेंसिंग करना, जो साइड ज्यादा आई दोनों साइड में हमने उसका बैलेंस लिखा हुआ है। अब ये वाला कम बैलेंस है, तो जितना कम है ये क्या बचा, टू सरप्लस। सरप्लस मतलब एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा है ओवर एक्सपेंडिचर, इन एक्सपेंडिचर से हमारी इनकम एक्सेस है ज्यादा। कितनी ज्यादा है हमारी इनकम, 1,08,00,000 का। बेटा आप इसका टोटल करके देख लेना, जो भी है टोटलिंग। मैंने इसके आंसर से इसका आंसर लिख दिया है, कोई हमारी कोई मिस्टेक होगी नहीं। 86, 100, 190, 62, 500, 35 सही है बेटा, क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जब आप बैलेंस शीट क्लोज करोगे तो पहले आप ये वाला कैपिटल फंड लिखोगे। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस कितना है, कैपिटल फंड को आप कन्वर्ट करो। ओपनिंग बैलेंस आपके पास जो क्लोज लास्ट वाली बैलेंस शीट आया था आपके पास 4,87,300। इसमें आप ऐड करोगे सरप्लस। सरप्लस कितना है आपके पास 1,08,00,000। ये अब टोटल कितना बना आपके पास 1,08,00,000 ऐड करने के बाद 5,88,100, 5,88,100, 5,88 और 18,000, ये आपका टोटल आया बेटा 6,06,100। और ये भी इतना आएगा 6,06,100। अगर बेटा ये वाला टोटल आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं करती है जब आप पूरा क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करी हुई है, कोई गलती आपसे हुई है। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन का आप वेरीफाई किस तरीके से करोगे कि आपने सब कुछ करने के बाद अगर ये वाली बैलेंस शीट आपकी टैली कर जाती तो आपका आंसर सही है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को आप खुद पहले नोट डाउन करके करने के लिए ट्राई करना। अगर नहीं होता है तब आप वीडियो को आगे प्ले करके तब आप इसका आंसर करना, ठीक है बेटा। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो इसका ऑलमोस्ट टॉपिक का कंप्लीट हो चुका है, बस एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट का इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन बाकी बची हुई है। बाकी प्रैक्टिस के लिए अभी हम इसमें से और कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन और भी करेंगे, तभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। तो आई होप सभी को क्लियर होगा ये टॉपिक। तो आप अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता है, कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है, तो आप मेरे को कमेंट करके या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप करके, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9813282733, इस वाले नंबर पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी और कॉलिंग पर भी। और देखिए बुक का, क्वेश्चन का बुक चाहे आप किसी भी राइटर की प्रेफर करिए, कोई भी बुक आपके पास हो सकती है, ऑनलाइन कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करना। कॉन्सेप्ट यही होगा, और कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन करने का तरीका। पहले आपको एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद तब क्वेश्चन की डिमांड देखो पहले क्या है, और फिर एडजस्टमेंट से पढ़ना स्टार्ट करिए। ऐसे ही क्वेश्चन को पूरा पढ़ के फाइनल कर दीजिए। जिस भी पॉइंट को आप पढ़ रहे हो उसको फाइनली पूरा ट्रीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करोगे, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, टाइम भी कम लगेगा। तो ठीक है बेटा, अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।